फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज फिर से आप सबके बीच मौजूद हूँ जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में कभी न कभी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और तो ये एके एकेडमी क्लास आप ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपको चाहिए कि क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप एके एकेडमी जीके जीएस क्लास आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा चैनल, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सूचनाएं हैं जो कि आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इस क्लास में रेगुलर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सूचना पाना चाहते हैं इस वीडियो का, इस क्लास की डेली सूचना, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें, उन्हें भी ये इस क्लास का लाभ मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? जल्दी से बताएंगे, पृथ्वी का अजैविक घटक कौन है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का अजैविक घटक ह्यूमस को माना जाता है। ध्यान में रखेंगे, ह्यूमस को पृथ्वी का अजैविक घटक के रूप में माना जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? जल्द से बताएंगे, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 23.84%। 23.84%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 23.84%। ठीक है, यानी कि 23.84% पृथ्वी के भारत के भौगोलिक क्षेत्र में क्या लगा हुआ है? वन लगे हुए हैं। 23.84%। ध्यान में रखेंगे और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, कौन सा स्रोत अनवीकरणीय होता है? जल्द से बताएंगे, कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? स्रोत अनवीकरणीय, और नहीं होगा यहाँ पे, अनवीकरणीय होगा। ध्यान में रखेंगे, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जीवाश्म ईंधन। ध्यान में रखेंगे, जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय है, यानी कि इसे फिर दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, रिसाइकल नहीं किया जा सकता, पुनः इसे यूज नहीं किया जा सकता अगर आप एक बार यूज कर चुके हैं तो जीवाश्म ईंधन को। और जीवाश्म ईंधन में आप तो सभी लोग जानते ही हैं कि डीजल, पेट्रोल और जो जितने भी या फिर केरोसिन ऑयल, अगर एक बार उसका दहन हो गया तो फिर उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल अगर इंग्लिश में इसको बोले तो बोल सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं? जल्द से बताएंगे, गैर परंपरागत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर विकिरण। सौर विकिरण जो है, सौर विकिरण ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, सौर विकिरण। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, वायुमंडलीय प्रदूषण गैस कौन है? वायुमंडलीय प्रदूषण गैस कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन? प्रदूषण गैस कौन है? ओके, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान में रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे कि SO2 कहते हैं। डाइऑक्साइड फ्रेंड्स मैंने आपको हाँ कल नहीं, आज सुबह की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, शायद आज सुबह की ही वीडियो में, कि डाइऑक्साइड जब भी लगा रहा है तो डाई का मतलब दो होता है, ऑक्सीजन के दो अणु। ठीक है, और जब ऑक्सीजन के एक अणु होंगे तो मोनो लगा हुआ होगा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, यहाँ पे क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषण
फैलाने वाली गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र O होता है। ठीक है, संकेत। और ओजोन का O3 होता है, आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान में रखेंगे। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। और नाइट्रोजन का क्या होता है, तो N होता है। ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, तो O होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, यह अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और बहुत बहुत ही अहम बात, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ताकि हम लोग और इससे ज़्यादा आपको दे पाएँ और इससे बेहतर क्लास आप लोग को प्रोवाइड करवा पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल या जल मंडल। जल्द से बताएंगे, ये बहुत ही इजी सवाल है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्थल मंडल। आप सभी लोग जानते हैं स्थल मंडल पे क्या होता है। स्थल मंडल, यहाँ पे स्थल मंडल दे सकते थे पर यहाँ पे स्थल मंडल नहीं होगा, जल मंडल होगा। जीव मंडल, सॉरी, जीव मंडल हमारा राइट आंसर होगा, जीव मंडल। जीव मंडल पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में है जीव मंडल। अगर जीव मंडल नहीं होता तो स्थल मंडल दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, पहले पूछा गया है पृथ्वी की सतह पर जलवायु, भूमि सहित जीवों का मंडल, तो जलवायु और भूमि सहित जीवों का मंडल, तो जीव मंडल ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र क्या है। जल्द से बताएंगे, भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 0.06 हेक्टेयर। 0.06 हेक्टेयर ध्यान में रखेंगे, 0.06 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र क्या है, तो 0.06 हेक्टेयर। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स हो सकता है कि कुछ लोग को ऐसा लगे कि मैंने डिटेल नहीं बताया, तो डिटेल का क्लास होगा मॉर्निंग में। ठीक है, अभी जो क्लास चल रहा है वो सुपर फास्ट रिवीजन का चल रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे क्लास डिटेल नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ टू दी पॉइंट चल रहा हूँ। ठीक है, तो डिटेल क्लास मॉर्निंग में होती है, मॉर्निंग में आप लोग आइए और क्लास ज्वाइन कीजिए। और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल है, घाना पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे। जल्दी से बताइए, घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है। ओके, तो यहाँ पे राजस्थान ध्यान में रखेंगे, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी विहार। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, भारत में स्तनधारी जंतुओं की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। जल्द से बताएंगे, भारत में स्तनधारी जंतुओं की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। जल्द से बताइए फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 390 प्रजातियां। ठीक है, 390 प्रजातियां ध्यान में रखेंगे, 390 प्रजातियां। भारत में स्तनधारी जंतुओं की कुल कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो 390, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। जल्द से बताएंगे, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। जल्द से बताइए फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। एमपी में कुल कितने हैं, 11। ठीक है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा कानून कब लागू किया गया था। जल्दी बताएंगे, वन्य प्राणी यानी कि जंगलों में पाए जाने वाले प्राणियों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन्य प्राणी कानून बनाया गया था। ठीक है, जानवरों के लिए कानून कब बनाया गया था ये आपको बताना है, जल्द से बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1972 में, 1972 ध्यान में रखेंगे, 1972 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 1972 में
वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा कानून लागू किया गया था, ध्यान में रखेंगे 1972 ईस्वी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एशियाई शेर कहाँ देखे जाते हैं? एशियाई शेर कहाँ प्रायः होता है? यहाँ पे प्रिया नहीं होगा, ये प्रायः, ठीक है। एशियाई शेर सामान्यतः कहाँ देखे जाते हैं, जल्द से बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिर राष्ट्रीय पार्क में, ठीक है। गिर राष्ट्रीय पार्क में एशियाई शेर सामान्यतः या प्रायः, ठीक है, प्रायः देखे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय प्राणी किसे माना जाता था? जल्द से बताएंगे। बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय जीव था, प्राणी था, वह किसे माना गया था? ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सिंह, यानी कि शेर को, ठीक है। शेर को ही सिंह कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय प्राणी था वह कौन था? शेर था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिकिन्स होना चाहिए था, हिकिन्स, ठीक है। हिकिन्स ध्यान में रखेंगे, ये राष्ट्रीय उद्यान स्किन नहीं, हिकिन्स, हिकिन्स। ओके फ्रेंड्स, हिकिन्स ध्यान में रखेंगे। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिकिन्स कहाँ स्थित है? आपको बताना है हिकिन्स जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन कहाँ पे स्थित है? जल्द से बताएंगे, और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। साउथ बटन, फ्रेंड्स आपसे नॉर्थ बटन भी पूछा जा सकता है, आपसे मिडिल बटन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जब भी बटन की बात आएगी ना, कोई बटन हो, साउथ बटन, नॉर्थ बटन या फिर मिडिल बटन, तो जब भी बटन की बात आएगी तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप हमारा राइट आंसर होगा। जब भी कोई भी बटन कह दे, साउथ बटन कह दे, नॉर्थ बटन, साउथ बटन कह दे, नॉर्थ बटन कह दे या मिडिल बटन कह दे, तो उस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारा अगला सवाल। वनों के नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है। जब वन हम नष्ट करेंगे तो इसका कुप्रभाव किस चीज पे पड़ेगा? जल्दी बताएंगे। मृदा अपरदन, खरपतवार नियंत्रण, सूर्य के प्रकाश पर, या फिर चारागाह की वृद्धि पर? जल्द से बताएंगे, और ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर सही होने वाला है, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मृदा अपरदन पर, ठीक है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी की कटाई, ठीक है। यानी कि अगर बारिश होगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वन काटे जाते हैं तो जहाँ पे वन लगे हुए होते हैं वहाँ पे बारिश की वजह से क्या होता है? मिट्टी में कटाव होता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है संसार का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक कौन है? सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक कौन है? जल्द से बताएंगे। संसार का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक कौन है? ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो सबसे प्रसिद्ध है डीडीटी। सभी लोग जानते हैं डीडीटी का नाम, डीडीटी, जो कि सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक है, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। जल प्रदूषण उत्पन्न होता है कैसे? जल प्रदूषण किस वजह से या किस तरह से उत्पन्न होता है? जल्द से आंसर करेंगे। जल प्रदूषण कैसे जल प्रदूषण उत्पन्न होता है? जल्दी बताएं फ्रेंड्स। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लवणों की वृद्धि के द्वारा, लवणों की वृद्धि के द्वारा जल प्रदूषण उत्पन्न होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। हमारे क्लास का अगला सवाल है कौन सी अवसादी प्रकार के पोषक चक्र को दर्शाता है? कौन सी अवसादी प्रकार के पोषक चक्र को दर्शाता है? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, कौन सी अवसादी प्रकार के पोषक तत्व को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस ध्यान में रखेंगे। अवसादी प्रकार के पोषक चक्र को दर्शाता है फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, एक बार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक एक बार कर दें, ताकि इससे मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के और ज़्यादा बेहतर आपको क्लास प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जीवों में खाद्य श्रृंखला का
समुचित क्रम आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला का, जीवों में खाद्य श्रृंखला का एक समुचित क्रम क्या है, जल्दी से बताइए। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घास, कीट, पक्षी, सर्प और बाज। घास, कीट, पक्षी, सर्प और बाज। कहाँ है? घास, कीट, पक्षी, सर्प और बाज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। भारत का पहला तितली पार्क कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तितली पार्क, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। तितली पार्क आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला तितली पार्क कहाँ पे स्थित है, जल्दी से बताएंगे। भारत का पहला तितली यानी कि बटरफ्लाई पार्क आपसे पूछा जा सकता है। तितली ना बटरफ्लाई आपसे लिख दे तो तितली नहीं लिख करके बटरफ्लाई भी लिख सकता है, तो बटरफ्लाई तितली का ही अंग्रेजी नाम है। तो जल्दी से बताएंगे तितली पार्क कहाँ पे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बनघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु। बनघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फ्रेंड्स ये एक दिन पहले भी हमारे क्लास में आया था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपसे पूछा गया है नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे, है नहीं, नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ये हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म ये सभी क्या है?